हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमडी क्लासेस। मैं तरुण सर और यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 1 में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जिसे पूछे जाने की 100% संभावना है की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। यह वीडियो प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर की एक और वीडियो बनाई गई है, उसे भी आप जरूर देखें। साथ ही यहाँ पर एनटीए के सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण क्वेश्चंस को तैयार किया गया है, जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 1 प्रैक्टिस सेट विद प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित होती है। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और छात्रों की व्यक्तिगत समस्या को हल करना। दोस्तों, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करें तो उसके क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित होती है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है उच्च शैक्षिक स्तर पर? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शिक्षक है उसकी भूमिका होती है कि छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। इस तरह से यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 2, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग बताइए। तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग: विद्यालय, सरकार व समुदाय, शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन, उद्देश्य अध्ययन, अध्यापन, संस्थितियां, शिक्षार्थी। डी है उद्देश्य, शिक्षक और मूल्यांकन। तो दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं वो होते हैं उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षक और उसका मूल्यांकन करना। इस तरह से यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी, उद्देश्य, शिक्षक और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकता है शिक्षक की प्रभावशीलता, बी है भाषाविद शिक्षक, सी है शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग और डी है अच्छा शिक्षक। तो यहाँ पर प्रभावी शिक्षण के लिए क्या चीज आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में आप देखेंगे कि प्रश्नोत्तर विधि में श्रेष्ठतम प्रश्न वही है। यहाँ पर बताया गया कि प्रश्नोत्तर विधि में जो श्रेष्ठतम प्रश्न वही है जिसकी भाषा सरल हो, जो विचारोत्तेजक हो, जिससे अध्यापकीय योग्यता झलकती हो, उपयुक्त सभी। तो प्रश्नोत्तर विधि में अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि प्रश्नोत्तर विधि में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिसकी भाषा सरल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या चीज उपयोगी है? मानचित्र, रेखा चित्र, तालिकाएं, ग्राफ। तो अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? इसमें आप निर्मित करेंगे तालिकाएं। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आप देखेंगे कि शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिष्य केंद्रित या छात्र केंद्रित एक ही बात है। तो यहाँ पर ए है शिष्यों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, शिष्यों तथा शिक्षक दोनों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा। सी है शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा, और डी है शिष्यों के विकास से सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा सार्थक एवं वांछनीय माने जाने वाली शिक्षा। तो दोस्तों, यहाँ पर शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21,
और 21 में आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण की बात की जा रही है और सूक्ष्म शिक्षण जो है सबसे अधिक प्रभावी होता है कब? तो शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद और सदैव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। जब शिक्षण अभ्यास करते हैं उस तैयारी के दौरान जो है सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। क्वेश्चन 21 में आप देखेंगे कि यदि शिक्षक कोई कठिन प्रश्न कक्षा में पूछे और कोई उत्तर ना आने पर हिंट दे, इससे क्या होगा? यानी कि कहा जा रहा है कि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में कठिन प्रश्न पूछ लेता है और पूछने के बाद छात्र उसका कोई उत्तर ना दे या कोई उत्तर ना दे पाए, तो इसमें जो शिक्षक है वो थोड़ा सा हिंट दे देता है। और हिंट दे देता है तो इससे क्या होता है? विद्यार्थी बोर होंगे, उनमें उत्तर के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उन्हें सहायता की आदत पड़ जाएगी और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उनमें उत्तर के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। और 24 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक अध्यापक अपने व्यवसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। उसे चाहिए कि वह ऑप्शन ए, समस्या वाली स्थिति से बचे, बी, उस समस्या का गहन अध्ययन करे, सी, अपने पद से त्यागपत्र दे दे और डी, कोई नहीं। तो अब देखेंगे प्रश्न को एक बार कि एक अध्यापक अपने व्यवसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस समय शिक्षक को समस्या का गहन अध्ययन करना चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ना कि उस समस्या वाली स्थिति से बचे और अपने पद से त्यागपत्र दे दे। तो उसको क्या करना चाहिए कि उस समस्या का गहन अध्ययन करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना और निरूपण आदि स्तर इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यदि दोस्तों आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी हो, ब्लूम के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य बताए गए थे और उसने 3 उद्देश्य बताए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इन तीनों उद्देश्यों के साथ साथ उसने इसके चरण भी बताए थे, जिसके अंतर्गत उसने एक में बताया था आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण आदि स्तर बताए थे। और ये ज्ञान क्षेत्र के किसके अंतर्गत आएंगे? तो इसका राइट आंसर आप अगर देखेंगे तो आंसर सी होगा, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आप इस तरह के शिक्षण के उद्देश्यों को और ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को बताए गए को आसानी से समझ सकते हैं। और उसमें इन तीनों के ही अलग अलग चरण बताए हैं और साथ ही वहां पर यूनेस्को द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्यों को भी जान सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन 1, संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, 2, उदाहरण प्रस्तुत करना, 3, अवधारणाओं के प्रशिक्षण के लिए तत्पर रहना और 4, गलतियों को स्वीकार करना। इस तरह से इसका ऑप्शन है सभी 1 2 3 4, बी में है 1 2 4 और सी में है 2 3 4 और डी में आप देखेंगे 1 3 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और 2 3 4। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 अगर आप देखें तो उदाहरण प्रस्तुत करना एक शिक्षक की बड़ी ताकत मानी जाती है, अवधारणाओं के प्रशिक्षण के लिए तत्पर रहना और इसी के साथ ही गलतियों को स्वीकार करना, ये सभी जो चीजें हैं ये गुण हैं और ये किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
और 27 में आप देखेंगे कि कहा जा रहा है कि एक अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या उपेक्षित है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या उपेक्षित है। निदान होना चाहिए अच्छे शिक्षण में, उपचार होना चाहिए, निदेशन होना चाहिए, प्रतिपुष्टि होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक अच्छे शिक्षण में ये सारी चीजें, ये सारी विशेषताएं होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वो सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे सहयोगी संदेश का प्रयोग करना, बी है आक्रामक कथन करना, सी है सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना, और डी है प्राधिकारवादी होना। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कक्षा में आप अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ऑप्शन सी सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि ए अगर दिया हुआ है, यहाँ पर कथन दो दिए हुए हैं। ए में है कि अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है। आर में दिया गया है कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रकर्मों से जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है आर गलत है, और डी में है ए गलत है आर सही है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को दोबारा से देखें, और क्वेश्चन में लिखा है कि ए में है कि अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शिक्षा है, अधिगम है, वो कभी समाप्त नहीं होती, और इस तरह से जो अधिगम है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया मानी जाती है। आर में देखेंगे कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए, यानी कि ये जो अधिगम है, शिक्षण है, इसके उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों के साथ, यानी कि जीवन के साथ, जीवन के वास्तविकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही है, और इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 30, और 30 क्वेश्चन नंबर में आप देखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए सही मूल्यांकन पद्धति क्या है। इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, दूसरा है वर्ष में 2 बार मूल्यांकन किया जाना चाहिए, थर्ड है सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और फोर्थ है निर्माणात्मक मूल्यांकन। इस तरह से यदि आप क्वेश्चन को देखें तो विद्यार्थियों के लिए सही मूल्यांकन, यानी कि किसी भी स्टूडेंट के लिए सही मूल्यांकन पद्धति कौन सी मानी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है सतत मूल्यांकन, इसको अच्छा माना जाता है। इसी के साथ ही हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 31 में क्या कहा गया है कि कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संभाव्यता पर आधारित पूछा गया है प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सुविधानुसार प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, निर्णय प्रतिदर्श और स्तरबद्ध प्रतिदर्श। कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर 4 स्तरबद्ध प्रतिदर्श। क्वेश्चन नंबर 32, और 32 में आप देखेंगे कि कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। जो कक्षा है उसमें शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं। अंतःव्यक्तिक कहते हैं, जनसंचार, सामूहिक और आमने सामने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सामूहिक, क्योंकि जो कक्षा शिक्षण होती है वहां पर जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो कन्वर्सेशन होता है, संवाद होता है, उसे सामूहिक संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखेंगे कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए में है कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, सेकंड है कम्युनिट एंड कम्यून, थर्ड है कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, और फोर्थ है कम्युनियन एंड कॉमन सेंस। इस तरह से अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति जो है कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर से हुई है। तो राइट आंसर इसका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में आप देखेंगे कि लिखा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के श्रव्य साधनों में शामिल है। तो शिक्षण सहायक सामग्री से क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि श्रव्य साधन कौन से हैं। तो लिंगवा फोन, चार्ट, प्रोजेक्टर, चित्र या रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए लिंगवा फोन।
क्योंकि बाकी सब ऑप्शन देखोगे, चार्ट, प्रोजेक्टर और चित्र, रेखा चित्र, ये सब श्रव्य साधन नहीं है, दृश्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 35, और 35 में आप देखेंगे कि लिखा है कि किसी शिक्षण विधि में बहुत समय व संसाधन लगते हैं। तो किस शिक्षण विधि में बहुत ज्यादा समय लगता है और बहुत ज्यादा संसाधनों की, तकनीकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है क्रमादेशित निर्देश, बी है व्याख्यान विधि, सी है मुक्त शिक्षण विधि और डी है परस्पर संवादात्मक वीडियो। तो इसका राइट आंसर होगा, आप देखेंगे कि शिक्षण विधि में बहुत ज्यादा समय और संसाधन लगता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। और डी में ही, क्योंकि इसमें वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है टीचिंग की जाती है या संचार किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय व संसाधन लगते हैं। इसी के साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, और 36 में आप देखेंगे कि लिखा है कि अनुमानी विधि से मिलती जुलती शिक्षण विधि है। ए ऐतिहासिक खोज विधि, बी सतत अनुकरण विधि, सी परियोजना विधि और डी प्रदर्शन विधि। दोस्तों, शिक्षण विधियों से संबंधित मैं इन दिनों लगातार वीडियो बना रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने शिक्षण विधियों की वीडियो को नहीं देखा है, वो उन्हें जरूर देखें। उन वीडियो में मैंने लगभग 20 से 30 शिक्षण विधियों को बताया है। चलिए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अनुमानी विधि से मिलती जुलती जो विधि होती है, ऑप्शन ए ऐतिहासिक खोज विधि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, और 37 में आप देखेंगे कि कौन सी शिक्षण विधि मनोसंचालक, भावात्मक, ज्ञान क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, बी है प्रदर्शन विधि, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली जो है वो मनोसंचालक, भावात्मक, ज्ञान क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जिसको, यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन ए है छात्रों में अधिक लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता है, यानी कि अच्छे मार्क्स देता है, और अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जिसके पास, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 देखेंगे कि अपने पद के दायित्वों का निर्वहन और ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, तो उसी शिक्षक को ही वास्तविक रूप से मान सम्मान मिलना चाहिए। तो इसका आंसर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, और यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक में कौन सा गुण जो है सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है अच्छा अनुशासन रखता हो, छात्रों की कठिनाइयां दूर करता हो, समय का पाबंद हो, अच्छा वक्ता हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है, यानी कि जिसके अंदर छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने का गुण पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते। तो निजी गुण यहाँ पर बात की गई है जो कि शिक्षण को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन ए है संवेदनशीलता, बी है दयालुता, सी है सामाजिक कुशलता और डी है क्षमता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक कुशलता जो है वो शिक्षक के निजी गुण को प्रभावित नहीं करते। इसी के साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि वयस्क सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, पूरे भाग से सरल से जटिल तक, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक और अदृश्य से दृश्यमान तक। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, आपको इनमें से एक ऑप्शन बताना है। तो यदि आप देखेंगे जो वयस्क है वो सीखने में या सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, नंबर 1 पूरे भाग से, और दूसरा है सरल से जटिल तक और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक। ये तीनों ही चीजें इसमें शामिल हैं, और इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 42, और 42 में आप देखेंगे कि जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे, तब ऑप्शन ए छात्र को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देना चाहिए,
बी है कक्षा के बाहर उससे बात करनी चाहिए, सी है विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहना चाहिए, और डी है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए उसको। तो यहाँ पर राइट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे आप कि जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे, तब हमेशा शिक्षक को कक्षा के बाहर उससे बात करनी चाहिए, जिससे उसको अच्छे से समझाया जा सकता है। मगर अगर वह शिक्षक उसे उसी क्लास में खड़ा कर देता है, तो इससे छात्र और शिक्षक के बीच मनमुटाव होने लगता है और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ऑप्शन बी कक्षा के बाहर उससे बात करना ज्यादा यहाँ पर सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 43, और 43 में आप देखेंगे कि कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है। तो अब यहाँ पर अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है छात्रों के व्यवहार को शक्ति प्रदान करना, बी है छात्रों के वांछनीय परिवर्तन में सहायता करना, और सी है छात्रों के व्यवहार का संचालन करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो कक्षा शिक्षण में जो अभिप्रेरणा है उसका महत्व उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा छात्र के अंदर हम व्यवहार को शक्ति प्रदान करते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, छात्रों के वांछनीय परिवर्तन में ये सहायक होते हैं और छात्र के व्यवहार का संचालन करने में भी मददगार होते हैं। इस तरह से यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 44, और यहाँ पर है कि शिक्षा तभी सफल है जब आत्मसंतोष प्राप्त हो, सम्मान वृद्धि हो, नौकरी प्राप्त हो, दूसरों को लाभ हो। तो शिक्षा तब सफल होती है जब आत्मसंतोष प्राप्त हो, आत्म को संतुष्टि मिल जाए, तभी शिक्षा जो है सफल मानी जाती है। तो ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जो कि वास्तविक शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, पूछा गया है कि वास्तविक शिक्षा जो है सर्वाधिक सहायक है किसमें? आत्मनिर्भरता बनाने में, विद्वान बनाने में, अर्थ उपार्जन में, प्रतिष्ठा की वृद्धि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन ए, जो कि वास्तविक शिक्षा सर्वाधिक सहायक होती है किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। इसी के साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 46 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियो को नहीं देखा है इसे जरूर देखें। वहां पर मैंने शिक्षण स्तर के बारे में बताया है, जो कि 3 स्तर होते हैं और तीनों के बारे में डिटेल से बताया गया है। चलिए अब जानते हैं कि इनके ऑप्शंस पर, और यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी धारणा, और डी मूल्यांकन। तो आप अगर देखें तो संज्ञानात्मक ज्ञान का जो क्षेत्र है उसका जो उच्चतम स्तर माना जाता है उसको मूल्यांकन माना जाता है। इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, और इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों का प्रतिबिंबित किया जाता है। क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे जो दृष्टिकोण होते हैं, मूल्य होते हैं और हित, इनको प्रतिबिंबित किया जाता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत, और इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, और 48 में आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से शब्द कक्षा, कौन से शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को भी मैंने करवा दिया है। आप अगर पिछली वीडियो को देखें तो वहां पर शिक्षण विधियों से संबंधित मैंने कई सारी विधियां बताया है, और उन विधियों में मैंने इसको आसानी से और सरल ढंग से चीजों को बताया है। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन से शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से, तो यहाँ पर देखेंगे आप सरल ढंग से जब कोई चीजें प्रस्तुत की जाती है तो वो कौन सी विधि कहलाती है। यानी कि पहले सरल से कठिन की ओर, या फिर पहले उदाहरण से उसके बाद नियम कोई बताता है, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो आगमन विधि के अंतर्गत आती हैं। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पर नियमों के लिए जो प्रयुक्त है वह है ऑप्शन ए, शिक्षण विधियों के अंतर्गत। शिक्षण विधियों में ही हम कई तरह की विधि अपनाकर बच्चे की समस्या का समाधान करते हैं। तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, शिक्षण विधियों के अंतर्गत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, और 49 में यदि आप देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का क्या कारण है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए है पारस्परिक संबंध, बी है शाब्दिक क्षमता, और सी है शिक्षक का ज्ञान, डी है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक का ज्ञान। अगर शिक्षक को सही ज्ञान नहीं है तो उसे प्रारंभिक अवस्था में ही विफलता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो सही से शिक्षण कार्य का संचालन नहीं कर पाएगा। और इस तरह से प्रारंभिक अवस्था में शिक्षण के दौरान शिक्षक की विफलता का जो मेन कारण माना जाता है वो शिक्षक के ज्ञान को। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी के साथ ही अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है। और इस आखिरी क्वेश्चन में देखेंगे कि लिखा है कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय में आता है? तो ब्लूम के द्वारा जो है शिक्षण के उद्देश्य बताए गए हैं, और इन्होंने 3 तरह के उद्देश्यों को बताया है, जिसको 3HS के रूप में इन्होंने बताया। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वहाँ पे इसको अच्छे से समझा रखा है। सभी स्टूडेंट्स जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं वो इन वीडियो को जरूर देखें और अपने सारे डाउट्स वहाँ से क्लियर करें। इस तरह से इन्होंने 3 तरह का वर्गीकरण किया, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है विचार, बी है भावनाएं, सी है कौशल, और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ उपयोग सभी नहीं, उपरोक्त सभी लिखा हुआ है। इस तरह से इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विचार, क्योंकि जो ब्लूम का वर्गीकरण था उन्होंने संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय में विचार को शामिल किया है। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के भी समझा रहा हूँ, और साथ ही मैं इन सभी चीजों की किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, इन सभी पर आपकी डेली टू डेली जो है प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। इस तरह से हमारे इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट के जो भी सिलेबस है उनकी पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। और हमने सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करना शुरू भी कर दिया है, और वहां से हमने जिन जिन टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है उसके बाद हम लगातार उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको दे रहे हैं, और क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियो को नहीं देखा है उन वीडियो को जरूर देखें, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहें। इसी तरह से अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमबी क्लासेस।